हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल यूजीपीजी बायोलॉजी। और जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं पीवाईक्यूज 2024 के 2022 के पीवाईक्यू हमारे हो चुके हैं पार्ट 3 तक, बट 10 क्वेश्चंस 2022 वाले पेंडिंग है जो कि हम इस पार्ट में करेंगे। और आज की ही क्लास से 2023 के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको मैं कराने वाली हूँ। 2023 के सबसे ज्यादा सेट है क्योंकि उसी के ज्यादा सेटअप है, क्योंकि बहुत सारे दिनों में आपके एग्जाम हुए थे। दूसरी चीज जो आपको मुझे बतानी है वो ये बतानी है कि भैया आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के साथ साथ आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन वाली भी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो अभी आपको मैं अराउंड मॉर्निंग में आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि किस टाइम आपको थ्योरेटिकल पोर्शन चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपकी सारा का सारा जो भी पोर्शन है डिलीवर हो जाएगा, कंप्लीट बायोलॉजी। अब ये बात याद रखना भाई, ये बात देखो बेसिक्स ही है, समझने की है। आपकी जो 12th क्लास है, आपका जो सीवीटी है प्लस जो नीट का 12th पार्ट चलो, तो ये वाला जो पार्ट हमारा है ये सारा पार्ट कॉमन है ना। तो यहाँ पे जो हम 12th क्लास कर रहे हैं वही हमारी सीवीटी में आ रही है, वही हमारा बोर्ड्स में आ रहा है, प्लस नीट का कुछ पोर्शन भी हमारा 12th का, तो एक साथ हो जाएगा। उसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैं ऐसे कराऊंगी आपको, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कौन से एग्जाम दे रहे हो हर एग्जाम उससे क्रैक हो जाएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम, बस उसमें 12th क्लास का बायो पोर्शन आना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से इस पार्ट को शुरू कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन है हमारा था, अच्छा हाँ, पीडीएफ आपको बायोलॉजी बाय सोनिया चहल पे मिल जाएगी। एंड ये क्वेश्चन था, इसकी पिक्चर मिसिंग थी लास्ट क्लास में, तो मैं वो ले आई हूँ। थोड़ी सी आपको दिख नहीं रही होगी, थोड़ी सी क्लियर नहीं है, ये ऐसी ही है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन था कि भाई एक हर्शियन चेज का एक्सपेरिमेंट एक बच्चे ने किया था रिपीट, और आपको ये बताना था कि यहाँ पे जो आपका लेबल्ड पार्ट है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड पार्ट है, वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड पार्ट क्या है ये आपको बताना था। तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड पार्ट है ये आपका नीचे पैलेट वाला पोर्शन है। कौन से वाला पोर्शन है? पैलेट। अच्छा, ये पता है ना आपको, जब भी हम हर्शे चेज ने एक्सपेरिमेंट किया वहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, और सेंट्रीफ्यूगेशन जब उन्होंने किया तो जो भारी चीज है वो नीचे यानी पैलेट्स की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाती है, जो लाइट है वो सुपरनेटेंट की फॉर्म में ऊपर आ जाता है ना। डेंसिटी के अकॉर्डिंगली हमारा क्या हो जाता है? सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैलेट वाला पार्ट रेडियो एक्टिव है। तो आपके पास ऊपर बैक्टीरियोफाज है, नीचे आपका इकोलाई बैक्टीरियाज, और इकोलाई बैक्टीरियाज क्या है? रेडियो एक्टिव लेबल्ड है। आपको पता है ना इकोलाई के अंदर कौन सा पार्ट गया था? फोस्फोरस गया था, क्योंकि डीएनए था। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होना है वो क्या होगा? डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज विद रेडियो एक्टिव फोस्फोरस। क्या ये हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा? तो आंसर जी हाँ जी, बिल्कुल यही हो जाएगा। हमारा जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर चला गया, इकोलाई के अंदर चला गया, जो कि फोस्फोरस से हमने रेडियो एक्टिव लेबल कर रखा था, वही हमारा यहाँ पे पार्ट शो किया गया है। आगे देखो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है जी, जल्दी पढ़े। सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। The crop that can withstand adverse condition is called standing crop. Amount of nutrient in soil is called biomass. Only biotic component make an ecosystem. Most of phytoplankton are member of algae. तो you can answer. ठीक है, पॉज करके तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। करेक्ट बताना है, करेक्ट क्या होता है। तो इसने किसकी बात की है? स्टैंडिंग क्रॉप की बात की है। हमारे पास दो चीजें आती हैं, वन इज स्टैंडिंग स्टेट एंड सेकेंड इज स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है कि भाई किसी भी टाइम पे जो लिविंग मास होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बायोमास कहते हैं। ये किसी भी टाइम पे किसी भी ट्रॉफिक लेवल में जब हम उसकी अमाउंट मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। दूसरा हमारे पास आता है एक स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट के अंदर क्या आ जाता है? यहाँ पे हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे किसका अमाउंट देखते हैं? न्यूट्रिएंट का अमाउंट देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कितना वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा
क्या हो जाएगा? तो ये देखो भाई, certain mass of living material at each trophic level, that's true. Standing crop that can withstand, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, crop का लेना देना नहीं है. Crop का मतलब यहाँ पे living organism से है. Amount of nutrient in soil is called biomass, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Only biotic component can make an ecosystem, नहीं. Ecosystem के दो पार्ट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, जिसके अंदर हमारा वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ये सारी चीजें भी आती है, लाइट भी आती है. तो अगेन नो, मोस्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स आर मेंबर ऑफ एल्गी. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और यूनिसेलुलर एल्गी की फॉर्म में भी वो मिलते हैं. सर्टेन आर देयर, सो दैट इज ट्रू. तो यहाँ पे ए और ई ये दो हमारे सही हो जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हैं. तो भी करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए और ई, दैट इज 1. आगे देखो, you are having 2 lists, you have to match it down, you can watch the list, you can read it, detritus food chain, standing state, standing crop, net primary productivity. So as I told you just a minute before, standing state was amount of nutrient in a particular time period in a trophic level, and standing crop is the biomass. See, it's non-living and it's living. State, gas state, solid state, है ना, लिक्विड स्टेट. तो वहां से याद कर लेना, ना याद हो तो, कि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स. क्रॉप इज ए लिविंग थिंग, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट बायोमास, दैट इज लिविंग मास, राइट. तो ये तो दो हमारी चीजें क्लियर है. अगर किसी बच्चे को ये दो भी आते हैं तो उसका आंसर तो सोल्व है, बट स्टिल अगर नहीं है तो वी कैन डू इट फर्दर. तो हमारे पास है डेट्रिटस फूड चेन. फूड चेन दो तरीके की होती है, ग्रेजिंग, एक डेट्रिटस. ग्रेजिंग फूड चेन इज दैट फूड चेन जो आपका ग्रास लेवल से स्टार्ट होता है, ग्रेजिंग से स्टार्ट होगा. एट द एंड आप कहीं भी चले जाओ, कितने ही आप ट्रॉफिक लेवल पार कर लो, कितना ही लंबा फूड चेन बना लो, बट स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा दैट विल ऑलवेज बी प्लांट, इसीलिए हमने उसको ग्रेजिंग बोला. सेकंड इज डेट्रिटस, जो कि आपका डीकंपोजर्स स्टार्ट करते हैं, जैसे कि डीप डाउन द सी, राइट. तो आपके पास डेट्रिटस होता है जो कि नॉन लिविंग मैटर से, वहां पे आप बना नहीं रहे, देयर इज नो प्रोड्यूसर, डायरेक्ट कंज्यूमर स्टार्ट करता है डेट्रिटस में, ठीक है. और आपका जैसे यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, आपको मैंने बता रखा था ग्रोस, है ना. देयर इज अ स्टेटमेंट, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, यानी जितना भी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जितना भी टोटल प्लांट ने प्रोडक्शन किया है, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया है, उसमें से वो कुछ यूज करेगा, एंड दैट टोटल जो ऑर्गेनिक पार्ट बनाया, ऑर्गेनिक प्रोडक्टिविटी की, दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. उसमें से उसने जो यूज कर लिया दैट इज रेस्पिरेशन लॉस, और जो बच गया दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स को अवेलेबल होती है टू गेट कंज्यूम्ड, ठीक है. चलो, तो यहाँ पे डेट्रिटस फूड चेन अगर बात करोगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट डेड ऑर्गेनिक मैटर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, ए का 2. अगेन हमारे पास स्टैंडिंग स्टेट है, स्टैंडिंग स्टेट हमारा है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. देन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडिंग क्रॉप, दैट इज मास ऑफ लिविंग मटीरियल, एंड हमारे पास एनपीपी, दैट इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन. सो आंसर इज 4 हियर, ये हमारा करेक्ट मैच हो जाता है. नेक्स्ट देखो, आपके पास एक शेप है, यू हैव टू टेल मी कि जो शेप आपका पिरामिड का गिवन है ये कौन से वाला शेप है. सी, आपके पास जब आप बात करते हो किसी भी पॉपुलेशन जो है, कोई भी पॉपुलेशन है, हमेशा ही कांस्टेंट नहीं रहती है. सम टाइम इट गेट एक्सपेंड, सम टाइम इट गेट डिक्लाइन, एंड सम टाइम इट स्टेबल, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, बट गेट स्टेबल फॉर द मीन टाइम, ठीक है. सो थिंग इज, अब वहां पे क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम वहां पे जो अडल्ट होते हैं, जिसको हम रिप्रोडक्टिव फेज वाले बच्चे बोल लेते हैं, बच्चे नहीं मतलब ऑर्गेनिज्म बोल लेते हैं, ठीक है. एक हमारा प्री रिप्रोडक्टिव यानी बच्चों वाला पार्ट, ठीक है, एंड एक हमारा लास्ट बूढ़े जो लोग होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, है ना. तो हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं. अगर हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेशन होगी, जो कि यहाँ पे दिखाया गया कि प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, राइट. नहीं, यहाँ पे वो भी नहीं दिखाया है, ये एक साथ ही है. सी, यहाँ पे प्री एक है, इधर ये 2 इसके, तो ये दोनों समवेयर सेम लेवल पे लाई करते हैं, ठीक है. तो अगर हमारी कुछ ऐसी फिगर होती, जहां पे उन्होंने कहा होता कि ये तो भैया हमारा क्या है, दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव
and this is reproductive and this is post reproductive, राइट। तो इस चीज में क्या देख रहे हो कि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो कल को जाके ये क्या बढ़ाएंगे, कल को जाके इनके बच्चे होंगे, है ना। तो एक ट्रेंड, एक पैटर्न आपको दिख रहा है कि भाई इनके बच्चे फिर ज्यादा होंगे, फिर उनसे ज्यादा उनके बच्चे होंगे, तो एक ट्रेंड दिख रहा है एक्सपेंशन का। तो ये कैसा हो जाता है आपका, एक्सपेंड होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंड। एग्जाम्पल के लिए यू कैन गो फॉर इंडिया पॉपुलेशन एंड चाइना पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए सही है। दूसरा आपके पास एक और चीज निकल के आती है जब आप बात करते हैं सेम लेवल पे, जो कि यहाँ पे आप देखोगे कि भाई इधर जो है हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव सेम नंबर्स में है। तो ऐसा कुछ कभी भी होता है तो पॉपुलेशन होती है स्टेबल। यू कैन हैव एग्जांपल जो कि हमारा यूएसए अमेरिका है ना, इसका एक एग्जांपल अमेरिका, यू कैन गो फॉर अमेरिका, उनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि जहां पे अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम हो, इफ वी आर हैविंग प्री रिप्रोडक्टिव कम, फिर ये ज्यादा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। यानी यहाँ पे ये हमारे प्री रिप्रोडक्टिव हैं, ये हमारे रिप्रोडक्टिव हैं, ये हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, यानी कि हमारे बच्चे कम है, अडल्ट ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में डिक्लाइनिंग स्टेट होती है, दिस इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। एग्जाम्पल के लिए यू कैन गो फॉर जापान, साउथ कोरिया, ये कैसी में आएगी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के अंदर आएगी। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी कि दैट इज स्टेबल। आगे चलो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड। आई थिंक ये तो बहुत ऑब्वियस सी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी के दिमाग में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सुनते ही एक वर्ड आता है दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन, राइट, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, सी मान लो दिस इज आवर एटमॉस्फेयर, सी, और यहाँ पे मैंने कहा कि इतने से लेवल पे सिर्फ और सिर्फ ग्रास यानी कि हमारी हर्ब है, इतने से रीजन में हमारी क्या है, हर्ब्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ और सिर्फ हर्ब होगी, शर्ब्स भी होंगी, बट इस लेवल में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे हर्ब ज्यादा हो गए। फिर मैंने कहा जी मैं इतने लेवल पे देख रही हूँ कि इतने में कौन सी चीज ज्यादा है, ऑब्वियसली प्लांट्स मिलेंगे, बट यहाँ पे शर्ब्स ज्यादा मिलेंगे क्योंकि शर्ब्स की अमाउंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्री। फिर मैंने कहा जी चलो ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर लेवल बढ़ा देते हैं, यहाँ पे क्या ज्यादा, तो यहाँ पे तो ना हर्ब मिलेगी ना शर्ब मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्री मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, ट्री। तो ये जो हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, करेक्ट है। आगे चलो, यू आर हैविंग सम स्टेटमेंट्स, आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है विच वन इज द करेक्ट वन रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हम 2024 के क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। आई थिंक डिट्टो क्वेश्चन था, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन जो हमने वहां पे चीजें की थी, राइट। तो चलो शुरू कर लेते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। सो वी ऑल नो, अगर आप कभी भी डाइवर्सिटी की बात करते हो, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, डाइवर्सिटी कम होती है, डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज। तो दिस वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, दैट्स ऑल्सो ट्रू। और इसीलिए हम इस अमेज़न के जंगलों को क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, धरती के फेफड़े, क्योंकि बहुत सारा ऑक्सीजन हमको वहां से मिलता है ना भैया, इसीलिए। तो ये सही स्टेटमेंट है। There is more solar energy available in temperate region than tropic. So that's wrong. Tropic में ज्यादा होता है as compared to temperate. तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। Tropical environment are less seasonal, relatively more constant and predictable. बिल्कुल सही बोला है कि जो ट्रॉपिक वाला इन्वायरमेंट है यहाँ पे सोलर एनर्जी भी ज्यादा रहती है, प्लस जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल रहता है, प्रोडक्टिव होता है, सीजनल होता है। ऐसा नहीं होता कभी भी एकदम से तूफान आ गया, कभी भी आंधी आ गई, यहाँ पे सीजन चल, जैसे हमारे इंडिया है सीजन आते ना, पता होता है भी आगे कौन सा मौसम आने वाला है, ऐसा ही यहाँ पे होता है, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, ये वाली सही है। तो वी आर हैविंग बी एंड डी एज अ करेक्ट आंसर। तो ये तो यहाँ से पता चल ही गया है हमको, बट स्टिल अलेक्जेंडर हम्बोल्ट
observed that within a region species richness decrease with the increase of explored area. That's wrong. वो उल्टा बोला गया था. अलेक्जेंडर ने कहा था कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाती है, बट अप टू अ लिमिट. उसके बाद कितना ही बढ़ाओ वो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज रहती है, वो कांस्टेंट ही नंबर रहता है. सो ये आपका गलत हो गया. आगे चलो. Among the animal on the planet, the species rich group making more than 70% is. Okay. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन. इसकी एक फिगर आती है, अगर तुमको ध्यान है, इसकी एक फिगर आती है समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे ये 70% है. दिस इज इंसेक्ट. सबसे बड़ा फाइला या फाइलम आपका इंसेक्ट वाला ही होता है, आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा इफ यू रिमेंबर ये आपके सबसे ज्यादा होते हैं. सेकेंड नंबर पे हमारे आते हैं मोलस्क, ये फर्स्ट है. सेकेंड नंबर पे हमारे आते हैं मोलस्क और क्रस्टेशियंस, जिसको हम एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी बोल देते हैं. ये क्रस्टेशियंस थर्ड नंबर पे है. देन जितने भी अदर फाइला है वो सारे एक तरफ आते हैं. तो दो चीज याद करने के, इंसेक्ट, मोलस्क, क्रस्टेशियंस एंड जितने भी अदर फाइला है. तो यहाँ पे हमारा पास आंसर क्या हो गया? इंसेक्ट. ये हमारे 10 में से 7 आपको एनिमल अगर ढूंढोगे तो इंसेक्ट ही 7 मिलेंगे. आगे देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. अच्छा, बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हमारा होता है ना, यानी कि देखो हमारे पास कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है. वी आर हैविंग सो मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, बट देयर आर 4 इविल क्वाड्रेट जो कि जैरेड डायमंड ने, एक साइंटिस्ट का नाम, नहीं नॉट साइंटिस्ट, जियोग्राफिस्ट बोलते हैं आई थिंक उनको, है ना, जो जियोग्राफी स्टडी करते हैं. जैसे बायोलॉजिस्ट हमारे होते हैं, जियोग्राफिस्ट उनके होते हैं. तो उन्होंने क्या कहा था कि जैरेड डायमंड नाम था उनका. उन्होंने बोला कि देयर आर 4 इविल क्वाड्रेट, मतलब कि 4 ऐसे रीजन हैं जो कि इसको करते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है. सबसे मेजर जो था दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. सबसे जो मेजर था, जो इनमें से सबसे मेजर है ना, मेजर रीजन जो है दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. ये सबसे मेजर में आता है. ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि जब हमारा अगर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है ना तो एलियन इन्वेजन का खतरा बना रहता है. एलियन इन्वेजन भी एक हाँ, जैसे पार्थेनियम है ना, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं ऐसे. ठीक है, तो लेंटाना, यू आर हैविंग वन ऑफ द एग्जांपल इज लेंटाना, है ना, वाटर हाइसिंथ, पार्थेनियम से तो एलर्जी भी होती है. लेंटाना, पार्थेनियम एंड इकॉर्निया, ये 3 आपके एलियन इन्वेजिव स्पीशीज, इनके नाम पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा अगर और एक्सप्लॉइटेशन कर लेते, जैसे मॉरिशस में डोडो बत्तख होती थी पहले, डक, उसका ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ, खत्म हो गई. पैसेंजर पिजन है, एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ, खत्म हो गए. ठीक है, स्टेलर शिकाओ है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन. एंड नेक्स्ट इज हमारा को एक्सटिंक्शन. क्या होता है ना कि कई बार 2 स्पीशीज आपस में कैसी होती हैं, म्यूचुअलिज्म में होती हैं. अगर एक गई तो दूसरी अपने आप चली जाएगी. अगर वहां पे एल्गी नहीं है तो लाइकन नहीं होगी, फंजाई भी नहीं होगी वहां, मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग. जैसे कि हमारे पास वास्प एंड फिग है, अगर फिग नहीं होगा तो वो वास्प का लाइफ साइकिल वही रुक जाएगा, है ना. अगर वास्प नहीं होगी तो फिर फिग का लाइफ साइकिल रुक जाएगा. तुम एग्जाम्पल के लिए मलेरिया ले लो, अगर मच्छर ना हो तो हमारा जो प्लाज्मोडियम है उसका लाइफ साइकिल रुक जाएगा भैया, क्योंकि वो कैसे चलते हैं, उसकी डिपेंडेंसी है ना. तो को एक्सटिंक्शन भी होता है कि जब एक स्पीशीज की दूसरे के ऊपर सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंसी हो और वो गायब हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली हो जाए, क्योंकि उसका तो सर्वाइविंग फैक्टर ही नहीं है वहां पे, है ना. तो यहाँ पे एंडेमिज्म इज द थिंग. जो एंडेमिज्म होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर रीजन की जो स्पीशीज है दैट इज एंडेमिज्म. ये एज सच कोई बायोडाइवर्सिटी की लॉस का रीजन नहीं है. आगे देखो. अरेंज द स्टेज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT. अच्छा ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, आपको पता ही है. आपको पता है बायोमैग्निफिकेशन कैसे होता है कि लोअर लेवल पे आपका कोई भी, जैसे मान लो DDT है, मर्क्यूरी है ना, ये जो हैजर्ड्स इफेक्ट देते हैं तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल नीचे वाले लोअर ट्रॉफिक लेवल में बिल्कुल कम होता है. जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनकी अमाउंट है, वो ना तो डाइजेस्ट हो सकते हैं ना उनको हम एक्सक्रीट कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाते हैं. तो वो एक्यूमुलेशन की वजह से आगे 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 बढ़ते जाएंगे. अब मान लो एक आदमी है तो एक मुर्गा तो खाएगा नहीं पूरी जिंदगी में,
बहुत सारे मुर्गे खाता है, तो जितना भी मुर्गे के अंदर वो डीडीटी भरा हो सारा उस इंसान में जाएगा, ना तो उसको निकाल सकता है बेटा, ना वो डाइजेस्ट कर सकता है, तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा उसकी बॉडी, मतलब कि मुर्गे के कंपैरेटिवली इंसान में ज्यादा होगा क्योंकि उसने बहुत सारा मुर्गा खाया होगा। तो ऐसे फूड चेन जब बनाते हो ना, तो सबसे नीचे जैसे आपके पास फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनमें जाएगा, फाइटो से जू में जाएगा, है ना, जू से फिर बहुत सारे जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस खाएंगे, बहुत सारे स्मॉल फिशेस को एक लार्ज फिश खाएगी, फिर वो सारा उसमें चला जाएगा, फिर हम बहुत सारी लार्ज फिशेस को खा लेते हैं, तो जितना भी था वो हमारी बॉडी में लेवल बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। अगर आपको फूड चेन मालूम है तो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपका वाटर में आएगा, उसके बाद जू प्लैंक्टन, डी सी ई ई ए, डी सी ई ए, अच्छा डी सी बी ई ए, दिस है ना। पहले वाटर है, जू प्लैंक्टन में गया, देखो लेवल बढ़ गया, फिर स्मॉल फिश, फिर आपका लार्ज फिश, देन फिश ईटिंग बर्ड, सीगल, सीगल फिश ईटिंग बर्ड। आगे देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टिवेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस रिजल्ट इनटू water logging, soil erosion and desertification, biomagnification and eutrophication। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सी चीज आपकी हो जाएगी जब आप कोई भी कल्टिवेशन नहीं करोगे, ठीक है। आप बहुत सारा अनरिस्ट्रिक्टेड की पूरा ग्रेज कर दो, कोई घास का टुकड़ा मत छोड़ना धरती पे, है ना। आप डिफोरेस्टिफिकेशन कर दो, यानी कि जितने भी फॉरेस्ट है सबको हटा दो, खत्म कर दो। होगा क्या, आपकी सॉइल एक्सपोज्ड हो जाती है, और जब बारिश आएगी या कुछ भी होगा तो वहां पे क्या होगा, सारा पानी के साथ बह जाएगा, है ना तो सॉइल की क्या नहीं रहेगी, मजबूती नहीं रहेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी, पानी के साथ बह जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर पानी बारिश ना हो, अगर आपने फॉरेस्ट ही साफ कर दिया और आपने जितने भी उसके ऊपर ग्रास थी वो हटा दी, ओवर ग्रेजिंग कर दी, तो जो सूखा पड़ जाएगा ना, हर कहीं डेजर्ट बन जाएंगे, है ना। तो वहां पे क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी बह जाएगी आपकी, और डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन यानी कि आपके डेजर्ट्स बन जाएंगे, रेगिस्तान बन जाएंगे वहां पे। आगे देखो स्टेटमेंट 1 and 2, ladybird and dragonfly are used to get rid of aphid and mosquitoes. Trichoderma fungus are effective biocontrol agent of several plant pathogen. Second statement है कि biological control of plant disease and pest can control increasing use of insecticide and pesticide, thus saving our environment from getting polluted. So that's also true. आप अगर देखोगे तो we are having many kind of interactions. So one of the interaction is कि जहां पे आपका पैरासिटिज्म होता है या फिर एक प्रिडेशन होता है, दोनों प्लस माइनस में चलता है। तो हम प्रिडेशन की बात करेंगे। प्रिडेशन में क्या होता है कि एक दूसरे को खा जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो, जैसे कि सांप है, वो फ्रॉग को खा जाता है, शेर है, हिरन को खा जाता है ना। मान लो एक जंगल है, वहां पे बहुत सारी हिरन हो गई, है ना, तो भाई वो पूरी डेजर्टिफिकेशन कर सकती है, वहां पे सारा चर जाएंगी, बचेगा ही कुछ नहीं जंगल में फिर, है ना। तो उनका जो स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े, ओवर पॉपुलेट ना किए, तो उसको हम लेवल मेंटेन करना पड़ता है, उनका अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है, नंबर मेंटेन करना पड़ता है। तो हम शेर छोड़ देंगे, शेर होगा वहां पे, वो बकरियों को खा के मिनिमल कर देगा, वापस से बैलेंस आउट कर देगा। ऐसे तो इकोसिस्टम में बैलेंस बनता है ना। और प्रिडेशन इसीलिए जरूरी भी होता है ताकि एक स्पीशीज ज्यादा ना हो, ठीक है। वही एग्जांपल यहाँ पे हम यूज करते हैं कई बार जब हमको बायो कंट्रोल करना हो। बायो कंट्रोल यानी कि हम किसी पेस्टिसाइड को, इंसेक्टिसाइड को यूज नहीं करेंगे, एक नेचुरल फूड चेन जो इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती है उसी की हेल्प से हम चीजें करेंगे। जैसे कि मान लो मच्छर या एफिड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हमारे खेतों में या किसी गार्डन में, हम वहां पे ड्रैगन फ्लाई छोड़ देंगे, लेडी बर्ड्स छोड़ देंगे, बीटल होते हैं, लेडी बर्ड जो है हमारा बीटल होता है रेड कलर का, तो वो क्या करेंगे, उन मच्छरों को, एफिड्स को खा जाएंगे, और हमारे प्लांट्स को तो वो खाते ही नहीं है क्योंकि वो इंसेक्टिवोरस होते हैं, तो हमारे प्लांट्स बच जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बायो कंट्रोल एजेंट। इससे एक आपका इकोसिस्टम भी वाइब्रेंट रहता है, प्लस कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी इंट्रोड्यूस नहीं होता है इन्वायरमेंट में। सो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सो इज ट्राइकोडर्मा फंगस, है ना, साथ में फोस्फोरस भी अब्सॉर्ब करेगी, रूट बॉर्न डिजीज से भी आपका रेजिस्ट करती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है, पेस्ट कैन बी इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। हम बायोलॉजिकल कंट्रोल ऐसे नहीं कर सकते, हम इसको अवॉइड करते हैं। वी डू बायो कंट्रोल एजेंट्स, we do biocontrolling so that we do not have to rely on the insecticide and pesticides, right? So हम इनके ऊपर क्यों रिलाई करेंगे, फिर बायो कंट्रोल एजेंट का फायदा ही क्या रहा अगर हमको फिर भी इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड यूज करना है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग वन। सो बोथ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड वन इज इनकरेक्ट।
आगे चलो। अभी जो है 2023 के PYQs हम करेंगे, एंड जो 2023 की जो PYQs हैं ये हम चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। आपको मैं बता रही हूँ चैप्टर वाइज लेके चलूंगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे तो वो डे वाइज नहीं करूंगी, देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होंगे, तो डेट वाइज नहीं, आपको चैप्टर वाइज में 2023 के PYQ कराऊंगी। सो आई होप इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो चैप्टर जितने भी होंगे पता भी चलता रहेगा, हाँ इतने पेंडिंग रह गए, राइट। चल, so we are having which one is not a unit of vegetative propagation. Vegetative propagation की जो यूनिट नहीं है वो आपको बताना है, bulb, runner, tuber and seed. Bulb, runner, tuber and seed. So we all know अगर आप vegetative propagation की बात करो, यानी कि फ्लावर के अलावा किसी भी रीजन से आपका प्रोपेगेशन हो रहा है तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आप बल्ब, रनर, ट्यूबर की बात करो तो ये सारे वेजिटेटिव है। शीड आपका कब बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। किस में बनता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। तो शीड इज द आंसर, जो एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट नहीं है। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो ऑयस्ट्रस साइकिल। अच्छा, ऑयस्ट्रस साइकिल क्या होता है? आपके पास देखो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स जैसे कि मोंकी, एप, ह्यूमन। यहां पे जो फीमेल्स होती हैं इनको होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर महीने ब्लीडिंग होती है ना। बट वहीं पे जो नॉन प्राइमेट्स होती हैं, जो हमारी नॉन प्राइमेट्स होती हैं, जैसे कि काउ है ना, डॉग, कैट, ये कैसे होते हैं? इनके अंदर ऑयस्ट्रस साइकिल होता है। ऑयस्ट्रस यानी सीजनल ब्रीडिंग होती है इनकी, और इनकी ब्लीडिंग ऐसे बाहर की तरफ नहीं होती, इंटरनल ही डिजेनरेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डॉग है, राइट, ये हमारा ऑयस्ट्रस साइकिल शो करेगा, बाकी ये तीनों मेंस्ट्रुअल साइकिल शो करेंगे। तो आंसर इज 4 हियर। आगे देखो, इन रोटिफर, हनी बी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। This phenomena is called what? Apomixis, parthenocarpy, parthenogenesis and embryogenesis. Yes. Along with rotifers and honeybee, turkey is also example. Turkey. Stylish मुर्गी बोलती हूँ मैं इसको, ठीक है। टर्की इज ऑल्सो एग्जाम्पल, जहां पे आपके पास क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म सीधा बन जाता है एक फीमेल अंडे से, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस इज एग्जांपल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। दिस इज एग्जांपल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। प्लीज look at the term parthenogenesis and parthenocarpy. Parthenocarpy, it occur in plants. It occur in plants, जहां पे आपके पास क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाता है। सेम चीज है, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। कार्पी वर्ड से, कार्प, कार्प मींस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि फ्रूट बन जाएगा विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थिनोकार्पी। एग्जाम्पल के लिए यू कैन गो फॉर बनाना, बनाना एंड पाइनएप्पल। एप्पल इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोकार्पी, बनाना इज, ठीक है। सो पार्थिनोजेनेसिस यहाँ पे हो जाएगा, ये एनिमल्स में होता है, जैसे कि रोटिफर, हनी बी एंड टर्की। टर्की इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल, राइट। चलो, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो बनना, एपोमिक्सिस सीड की फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन। लिख देती हूँ यहाँ, चलो कोई नहीं। आपके पास अगेन लिस्ट है, लिस्ट 1 and 2, you have to match it. Event of fusion of male and female gamete. Gamete develop into new organism without fertilization. Isogamete, heterogamete, syngamy, cladophora, fucus and parthenogenesis. तो यहाँ पे आपको बताना है। अच्छा, syngamy क्या होता है? Fertilization, true fertilization of gametes. Cladophora, fucus, parthenogenesis. तो अच्छा ठीक है, ये आप नहीं समझे होंगे क्लैडोफोरा एंड फ्यूकस। जब हम आइसोगेमीट एंड हेटेरोगेमीट पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हमारे पास ये टर्म आती है ना। जब भी हम हेटेरोगेमीट एंड आइसोगेमीट पढ़ते हैं, वहां पे टर्म आती है। तो आपके पास इवेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज सिनगैमी। इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। गैमीट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। अगर आप बात करोगे जहां पे आपके पास क्या है भाई, आइसोगेमीट है, आइसोगेमीट का एग्जांपल आपके पास कौन सा हो जाएगा?
आइसोगेमिट यानी आपके पास मेल और फीमेल गेमिट लुक अलाइक है, मॉर्फोलॉजिकल भी सेम है, शेप साइज बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आपके पास आइसोगेमिट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया, क्लैडोफोरा। तो यहाँ पे क्लैडोफोरा है। फ्यूकस की बात करोगे तो आपका जो मेल होता है वो स्मॉल होता है, फीमेल बड़ा साइज का गेमेट होता है, दो मेल फीमेल अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ गेमेट होते हैं। तो हेटेरोगेमेट में आपका फ्यूकस आ जाता है। सो वी आर हैविंग ऐसे मैं लिख लेती हूँ, ऐसे तो नंबरिंग मुझे ध्यान नहीं रहेगी। ए का 1 है, बी का 4 है, सी का इस तरीके से 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी ये, ठीक है। चलो आगे देखो। अच्छा हाँ, हेटेरोगेमेट में फ्यूकस भी आ जाते हैं, एज वेल एज वी ह्यूमंस आर आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस। ह्यूमन में स्पर्म जो होता है दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ हेटेरोगेमेट। क्रोमोसोम नंबर इन गेमेट ऑफ रैट, रैट चूहे के अंदर कितने आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ये आपको बताना है। देखो आपसे ना काफी सारे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे ड्रोसोफिला का भी पूछा जा सकता है ना, चूहे का बता दो, चूहे का बता दो। चलो चूहे का बताओ भैया जल्दी से। इतना टाइम इसके अंदर लगता नहीं है वैसे, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी का देखोगे ना, एक डायग्राम्स पहला जो पेज था इसका जो हट जाएगा, मेरे ख्याल से जो हट जाएगा है ना, उसके अंदर आपके पास पूरी लिस्ट गिवन है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इधर क्रोमोसोम नंबर की बात की, रेड के अंदर वैसे 42 होते हैं, है ना, 42 होते हैं रेड के अंदर, जहां तक मुझे ध्यान है यहाँ पे 42 होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि 42 हमारे ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि 32 हो रखा है, यहाँ पे 42 होना चाहिए, दिस शुड बी 42, ठीक है। मैं वही सोच रही हूँ, 32 तो नहीं होता, 42 होएगा, यहाँ पे 42 होते हैं, ह्यूमन से 4 कम होते हैं रेड के अंदर, ठीक है। ड्रोसोफिला में टोटल 8 होते हैं। पेयर बनाओगे तो पेयर आपके पास 4 है, और यहाँ पे अगर तुम पेयर बनाओगे तो वो आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, न्यू आर हैविंग अ लिस्ट, यू हैव टू मैच इट, ब्रायोफिलम, अगेव, जिंजर, वाटर हाइसिंथ, यस। चलो चलिए देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम जहां से लीफ से आपका क्या होता है, प्रोपेगेशन होता है। सो वी आर हैविंग लीफ बड, लीफ से आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगेव की बात करो तो वी आर हैविंग बुलबिल्स, अनियन, गार्लिक, नॉट अनियन, गार्लिक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जिंजर की बात करोगे तो वी आर हैविंग राइजोम, ठीक है। वाटर हाइसिंथ हमारा ऑफसेट, सो वी आर हैविंग 3 सेकेंड एज एन आंसर। तो इसके अंदर तो कोई ऐसा वो भी नहीं था कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना पड़े, डायरेक्ट आंसर थे टर्म्स पे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज देखो आपसे मैं यहाँ पे जो चेक कर रही थी, there is a thing that's called rat and there is a thing that's called mice. So I want कि भाई आप सबको ये पता रहे कि mice and rat are different. आपको ये लगता होगा ना, जब भी हम बोलते हैं mice and rat एक ही चीज होती है, तो it's not. Mice is different, rat is different, ठीक है। Rat is having 42 chromosomes and mice is having 40 chromosomes. Do you know?
विजुअल डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में. माइस इज स्मॉल, रैट इज लार्ज. ठीक है, माइस इज थोड़ा ब्राउनिश, लाइट ब्राउन, एंड दिस इज ग्रे टू ब्लैक, डार्क कलर, राइट. टेल बहुत लंबी होती है रेट की, वहां पे माइस की इतनी बड़ी नहीं होती है. सो माइस एंड रेट इज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. विजुअल डिफरेंस आपको दिखेगा इनका. क्रोमोसोम नंबर में डिफरेंस होता है. कुछ को तो पता भी पहली बार चला हो, कुछ बोले नहीं मैम माइस रेट एक ही होता है, तो नहीं होता बेटा. यू कैन चेक इट ऑन द विकिपीडिया. चलो, तो नेक्स्ट चैप्टर वी आर हैविंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. और आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं. व्हीट, ब्लैक पेपर, कैशू एंड सिट्रस. ये काफी अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जाता है. अच्छा, हमारे पास देयर आर सर्टेन टर्म्स जो बड़ी पूछी जाती है यहाँ से, है ना. जैसे पहली टर्म है पार्थिनोकार्पी. इस चैप्टर से जो पूछी जाती है, क्योंकि चैप्टर वाइज हम पढ़ रहे हैं. पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस. इनमें से एक तो तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना. एक तो आपको मतलब ये है देखने को मिल जाएगा, पॉलीएम्ब्रियोनिक. सिंगेमी, ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म. ये कुछ एक ऐसी चीज है जो आपसे पूछी जाएंगी, मतलब गारंटी है. ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट. यहां से एक क्वेश्चन, ये 8 मैंने छोटी छोटी टर्म्स आपको दी हैं, यहाँ से इसके एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए. एक क्वेश्चन तो गारंटी आएगा और आ जाए 2 भी, और हो सकता है मैच द फॉलोइंग में ऐसे करके भी आ जाए. तो वी आर हैविंग व्हीट. यहाँ पे देखो पेरिस्पर्म, पॉलीएम्ब्रियोनी, एल्ब्यूमिनस शीड एंड आपका फॉल्स फ्रूट. तो फॉल्स फ्रूट हम किसको बोलते हैं, जो हमारा ओवरी से ना बनाओ. सी देयर इज अ डिफरेंस. आपका फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पी डिफरेंट होता है. पार्थिनोकार्पी की फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, सीधा फ्रूट बन गया. बट फॉल्स फ्रूट इज फर्टिलाइजेशन हुआ, बट ओवरी से फ्रूट नहीं बना, किसी और पार्ट से, थैलेमस से बन गया, है ना. एग्जाम्पल के लिए एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, है ना. ये होता है कि फर्टिलाइजेशन होगा बट किसी और पार्ट में. ट्रू फ्रूट क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होके ओवरी फ्रूट में टर्न हो जाती है ना. तो ये डिफरेंस है बेसिक सा. तो आपके पास है फॉल्स फ्रूट. फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल है कैशू. ठीक है. देन वी आर हैविंग एल्ब्यूमिनस शीड्स. एल्ब्यूमिनस शीड्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. जितने भी मोनोकोट होते हैं मोस्टली में होगा. ठीक है. तो आपका एल्ब्यूमिनस शीड है. कुछ एक डाइकोट वाले भी होते हैं, जैसे कि कोकोनट, है ना, जैसे कि कैस्टर. दीज आर डाइकोट बट स्टिल हैविंग एंडोस्पर्म. तो एल्ब्यूमिनस शीड्स में काउंट अप हो जाते हैं. तो वी आर हैविंग व्हीट एज एल्ब्यूमिनस. पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुत सारे एम्ब्रियो बनता है, सिट्रस में आएगा. ठीक है. ब्लैक पेपर पेरिस्पर्म के अंदर, है ना. बीट रूट एंड ब्लैक पेपर, इनके अंदर न्यूसेलस वाला पार्ट रेमिनेंट रह जाता है, तो वो पेरिस्पर्म डिप्लॉयड ही रहता है. डिप्लॉयड होता है, ये याद रखना. ठीक है. ये यहाँ आ जाएगा. तो वी आर हैविंग 3 1 4 2. सो 3 इज द आंसर हियर. आगे देखो. चूज द ऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. Cell walls are laid down. Formation of 7 cell with 8 nuclei. Meiosis in megaspore mother cell and formation of megaspore tetrad. Functional megaspore undergo 3 meiotic division and result in formation of 8 nuclei. आपको ऑर्डर चूज करना है. अच्छा, ये आपको ऑर्डर पता है किस चीज का? अगर आप ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा. ये जब आपका मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, उसका ये टॉपिक है. आपके पास एक फंक्शनल, पहले आपके पास MMC थी, मेगास्पोर मदर सेल था, उसके अंदर मियोसिस 1 हुआ. ठीक है. मियोसिस 2 हुआ, 4 मेगास्पोर बने, 3 डीजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल था. तो उस फंक्शनल वाले के अंदर उसके न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं 3 टाइम माइटोटिकली. फिर सेल वॉल आ जाती है, तो 3 ऊपर की तरफ एंटीपॉडल, नीचे सिनर्जिडिक एग, बीच में आपका क्या सेंट्रल सेल बन जाता है. ये वो है, अगर आपको ध्यान है तो आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, मियोसिस होगा. मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड. उसके बाद सबसे पहले पे ये, उसके बाद आपका फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर 3 मियोटिक डिवीजन होंगे, जिससे आपके 8 न्यूक्लियाई बनेंगे. फिर 8 में से आपके 7 तो सेल बन जाएंगे. सेल वॉल आएगी, सेल वॉल बनेगी, चारों तरफ उनके सेल वॉल बनेगी, और फिर लास्ट में 7 सेल विद 8 न्यूक्लियस बन जाएगा.
है ना, एम्ब्रियो सेक जिसको हम बोलते हैं, ये लास्ट में आएगा। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, है ना। तो CDAB, CDAB, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर। आगे देखो, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma of another flower of the same plant is chasmogamy, zytnogamy, xenogamy, hybridization। सो देखो ये आपके पास है ना एक चीज है, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी, है ना। आपके पास अगर देखोगे पॉलिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना, तो ये दो है। एक आपके पास सेल्फ आता है, एक आपके पास क्रॉस आता है। सेल्फ में दो आते हैं, एक आपके पास ऑटोगैमी आता है, एक आपके पास जिटनोगैमी आता है, और ये क्रॉस तो आपका जीनो में आता ही आता है ना। ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है, सेम फ्लावर, सेम प्लांट, ऑब्वियस सी बात है, सेम प्लांट होगा तो तभी तो सेम फ्लावर होगा, ठीक है। यहां पे क्या होता है, प्लांट तो सेम ही है ना, पूरे प्लांट का डीएनए सेम ही होता है, बट फ्लावर अलग अलग है, बाकी सेम ही डीएनए है सबका, बट डिफरेंट फ्लावर होगा। यहां पे तो प्लांट ही अलग हो जाता है, जिनके बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है टू द स्टिग्मा। तो यहाँ पे एंटर ऑफ स्टिग्मा टू द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट जिटनोगैमी, और ये देखने को मिलती है कॉर्न में, ठीक है, कुकुम्बर की फैमिली में, कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलती है हमको, ठीक है। तो आंसर इज सेकंड, जिटनोगैमी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। चैस्मोगैमी और आपके पास क्लिस्ट्रोगैमी आते हैं, जैसे ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस वॉइला, है ना। आपका ये कुछ एक ऐसी प्लांट है जिसके अंदर दो तरीके के फ्लावर मिलते हैं, चैस्मोगैमिस ओपन जिसमें जीनोगैमी होती है, और रूट की तरफ भी होते हैं क्लिस्ट्रोगैमस जो बंद ही रहते हैं हमेशा, है ना। ऑक्सैलिस, कॉमिलिना, वॉइला, ये इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन द शीड ऑफ, एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा किसमें, अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है तो वो नॉन एल्ब्यूमिनस होंगे शीड, है ना। तो जनरली डाइकोट होते हैं, व्हीट के अंदर होगा, कैस्टर के अंदर होगा, मेज के अंदर होगा, पी के अंदर नहीं होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे कैसे के सारे इनके अंदर भाई प्रेजेंट होता है, इन सारों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिन फाउंड इन पोलन ग्रेन, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे भी जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके पूछे भी जाते हैं। चलो, the hard outer layer of pollen grain is made up of sporopollen, that's true. One of the most resistant organic material known, that's also true. ठीक है, ऑर्गेनिक होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। इट डज नॉट विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इट डज विदस्टैंड, तो ये रॉन्ग हो गया, इट डज विदस्टैंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, विदस्टैंड का मतलब टॉलरेट करता है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट, दैट्स ट्रू। सो ए, बी एंड डी ये सही है, सो वी आर हैविंग आंसर 2 here। आगे चलो, which of the following is or are not the characteristic of wind pollination। अच्छा, हवा के अंदर pollination कराया, यानी हवा से आपका पोलन ग्रेन किसी दूसरे स्टिग्मा पे भेजना है, हवा से किसी को उड़ाना है, तो पहली बात तो हवा जो है हल्की चीजों को उड़ाएगी, गीली चीज नहीं होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए मतलब गीली नहीं हो, स्टिकी नहीं हो, है ना। लाइट एंड कैसा ग्रेन, स्मॉल, लाइट एंड नॉन स्टिकी। दूसरा अगर पोलन ग्रेन की बात करोगे तो बहुत सारे न्यूमेरस होते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, कहीं भी चला जाएगा, एक दो पोलन ग्रेन हुआ तो किसी और डायरेक्शन में गया तो गया वही काम से, तो मल्टीपल पोलन ग्रेन होता ताकि कभी तो तुक्का लगे, कभी तो पॉसिबिलिटी बने, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। लाइट एंड नॉन स्टिकी, बिल्कुल। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना ही चाहिए, है ना, होना ही चाहिए। लार्ज एंड ऑफन फीदरी स्टिग्मा, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि हवा में से कैच कैसे करना है, तो स्टिग्मा कैच करती है, फीदरी होती है और बड़ी होती है, ठीक है। ऑफन हैव मैनी ओव्यूल्स, ये नहीं भाई, हमेशा ही सिंगल ओव्यूल होता है, ये बात याद रखना है, मैनी नहीं होता हमेशा। अगर आप विंड से पॉलिनेट होते हो तो वहां से सिंगल ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा जब भी आप इसके बारे में देखोगे। सो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी, कि भाई ये आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। आगे देखो, some plant the ovary develop into fruit without fertilization, this phenomena is called, ये हम अभी भी करके आए थे, अभी करके आए थे हम, that is
पार्थिनोकार्पी। एंड याद रखना पार्थिनोकार्पी इज पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे असेक्सुअल भी है बट ये पार्थिनोकार्पी लाइज अंडर असेक्सुअल, बट इसको फिनोमिना को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते, फिनोमिना की बात पूछी गई है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बनाना आप कर सकते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी पार्थिनोकार्पी फॉल्स फ्रूट एंड एम्ब्रियो सेक, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। पॉलीएम्ब्रियोनी हमेशा सिट्रस होता है, हमेशा ही सिट्रस मिलेगा, इसका सिट्रस फ्रूट्स में होता है। पार्थिनोकार्पी यू आर हैविंग दैट इज बनाना, मैंने अभी भी बताया। फॉल्स फ्रूट की बात करोगे तो यू आर हैविंग एप्पल। एम्ब्रियो सेक फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना, 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी अभी भी, ऐसे ऐसे बता देती हूँ, पढ़ना क्या है। आप अगर डाइकोट की बात करोगे तो यू आर हैविंग कि सबसे पहले तो आपका सिंगैमी होकर जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट जो है एक सिंगल सेल स्टेज होता है, उसके बाद उसके 2 सेल बनते हैं, है ना। एक आपका जाइगोट को बनाने वाला सेल है ना, बेसल सेल बनते हैं, एक दूसरा सेल बनेगा जो कि आपका क्या बनाएगा, सस्पेंसर बनाएगा। एक एम्ब्रियो बनाएगा, एक सस्पेंसर बनाएगा, 2 सेल स्टेज आएंगे। देन आपका जो एक एम्ब्रियो होगा पहले गोलू मोलू सा ग्लोबुलर बनाएगा, फिर हार्ट शेप बनाएगा, फिर मैच्योर हो जाएगा पूरा, है ना, इफ यू रिमेंबर। तो आपके पास सबसे पहले जाइगोट बनेगा, है ना, फिर वो गोलू मोलू होएगा बच्चा, फिर उसका दिल धक धक करेगा भाई, फिर वो टिपिकल बड़ा हो जाएगा, टिपिकल पर्सन बन जाएगा, टिपिकल एम्ब्रियो बन जाएगा। सो वी आर हैविंग CD AB, दैट इज द ट्रू सीक्वेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक? पार्थिनोकार्पिक कौन सी है? बनाना, लेमन, एप्पल। सी, एप्पल भी है, बनाना भी है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है ना एप्पल, सो नो, आप समझो इस बात को, यू आर हैविंग fruit, you are having fruit जो कि 3 तरीके का होता है। एक आपके पास होता है ट्रू फ्रूट, एक आपके पास होता है फॉल्स फ्रूट, एक आपके पास होता है पार्थिनोकार्पिक। ठीक है, समझो इनमें के अंदर क्या होता है। ट्रू फ्रूट होता है कि आपका ओवरी से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट कब? फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन होगी तब, उसके बाद। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद वो कन्वर्जन होगा। यहां पे क्या होगा, अदर देन ओवरी, कोई भी पार्ट अदर देन ओवरी, कोई भी पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट कर जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यू कैन गो फॉर यूरिसेप्टिकल, थैलेमस, है ना, थैलेमस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे भी आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले सकते हो आप मैंगो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो स्ट्रॉबेरी, एप्पल। करेक्ट, ये थैलेमस से बनते हैं, ये थैलेमस से बनता है फ्रूट सीधा। और थैलेमस के अलावा भी कुछ हो सकता है, कई बार शीड के ऊपर एरियल वाला पार्ट हम खाते हैं लीची में, है ना, शीड के बाहर। तो आपको याद रखना है ये पार्थिनोकार्पी होता है कि यहाँ पे ना ओवरी होती है, ओवरी इसमें चेंज हो जाएगी फ्रूट में। आप कहोगे मैम ये तो सेम ही होगा ना इसके जैसा, बट नो, हियर इज द कैच, कैच इज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, नो फ्यूजन, है ना। ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, दिस इज असेक्सुअल। एपोमिक्सिस हो गया, पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया, ये असेक्सुअल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और इसके एग्जाम्पल पार्थिनोकार्पी के क्या आ जाते हैं, एक आपके पास आ जाता है पाइनएप्पल, इट्स पाइनएप्पल एंड बनाना। ठीक है, नॉट एप्पल, पाइनएप्पल। ठीक है, तो आई थिंक इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है बनाना है, दिस इज बनाना, नॉट एप्पल, नॉट एप्पल। ओके, चलिए, सो नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसके क्वेश्चन हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इट्स बिन 40 मिनट से ज्यादा हो गया है एंड
मैं भी सोच रही हूँ कि 40-50 मिनट का ही एवरेज वीडियो रखती हूँ। कल की वीडियो में हम इस यूनिट को ही कंप्लीट कर देंगे। कल हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन एज वेल एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसके PYQ करेंगे 2023, ओनली 2023। ये प्योर 2023 चल रहा है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, ठीक है। चलिए, सो अभी के लिए इतना ही। और आपको पता है, यू नो वे यू विल गेट द PDF. For PDF, you have to join the Telegram channel, that is Biology by Sonia Chehal, and you can subscribe the channel so that you get more videos and you can like it, share it and subscribe it. अब देखो 3 साल से मैं आपको CUT पढ़ा रही हूँ, so 2025 में इसका कुछ तो फायदा तुम उठा ही सकते हो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करके। So अभी के लिए इतना ही। Goodbye and have a nice day. Drop so many गुलाबी दिल if you like the video. अभी के लिए टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थ्योरेटिकल पोर्शन इस वीडियो के जस्ट थोड़ी देर बाद आने वाला है। सो गेट रेडी, स्टे ट्यून्ड, बाय।